हेलो, मेरा नाम राजकमल मीना है और यह मेरी ऑनलाइन क्लास है क्लास 12 के लिए। जो मैंने आज क्लास 12 का सेकंड टेस्ट लिया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस में जो दिक्कत थी, विशेषकर जो 4 जो क्वेश्चन था, उसके बारे में मैं इस ऑनलाइन क्लासेज में डिस्कशन करूँगा। क्वेश्चन जो 4 था वो ये क्वेश्चन था कि भारत और मिडिल ईस्ट की नीति में भारत की नीति को विस्तार से स्पष्ट करो। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसमें आप 167 नंबर पेज नंबर निकालेंगे और उसमें एक पॉइंट दे रखा है 1.9 टेबल करके, उसको आप खोलेंगे। अब मैं आपको 167 नंबर पेज नंबर खोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भारत की विदेश नीति के बारे में एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। उस टॉपिक में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, ठीक है ना। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध पड़ा था, रंग भेद का विरोध पड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन पड़ा था, पंचशील के सिद्धांत पर आधारित कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने, गुटनिरपेक्षता के बारे में हमने जाना था। मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था होती है, पूरा जो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ होती है, उसमें किस तरह से राजनीति चलती है और उस माइंड ब्लोइंग जो राजनीति होती है उसमें किस तरह से जो बड़े इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो अपनी जो विदेश नीति को चलाते हैं। अब वो विदेश नीति आपके सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई होती है, राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई होती है, आर्थिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई होती है। तो हम इससे आगे इसी पार्ट में एक टॉपिक आता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो टॉपिक क्या था, और उसी टॉपिक से मैंने आपका क्वेश्चन बनाया 4 नंबर। जब हम किताब का 167 नंबर जो पेज खोलते हैं उसमें टॉपिक आता है 1.9 भारत का मध्य पूर्व, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। अब मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप उसका बैकग्राउंड समझेंगे और जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आप विशेष गौर से पढ़ेंगे क्योंकि मैंने वहीं से क्वेश्चन बनाया आपका। तो मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। भारत का पश्चिमी एशिया के देशों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। ओके, भारत में आतंकवाद प्रभाव वहीं से आया था। अब ये पश्चिमी एशिया की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया, क्योंकि हमारे पश्चिम में पड़ते हैं, ठीक है। भारत में आतंकवाद प्रभाव वहीं से आया था। आज भारत सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। धर्मांधता व कट्टरवाद भी मध्य पूर्व के देशों से अफगानिस्तान व पाकिस्तान के माध्यम से भारत में क्या हुआ है? प्रसारित हुआ है। वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी प्रधान युग में महत्वपूर्ण में अभी भी मध्यकालीन अवधारणा का बोलाबाला है, जो वहाँ के नागरिकों को मध्यकालीन मॉडल पर चलने को प्रेरित करती है। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि जो भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी काफ़ी सारी बातें आती है, जैसे कि आतंकवाद भी उसमें आता है कि आतंकवाद से भी जो वैश्विक जो नीति होती है, जो विदेश जो नीति होती है वो प्रभावित होती है, ठीक है ना। अब मध्य पूर्व के जो देश थे वहाँ से अफ़गानिस्तान और वहाँ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए आतंकवाद इंडिया तक आ गया, यानी भारत तक आ गया। अब जो आतंकवाद आया उसने भारत को किस तरह से प्रभावित किया, इसके बारे में ये बोल रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जो वहाँ के नागरिकों को मध्यकालीन मॉडल पर चलने को प्रेरित करती है। मध्य पूर्व के देशों में एक और सऊदी अरब और इराक आदि देशों में सुन्नी विचारधारा का वर्चस्व है, वहीं ईरान में शिया विचारधारा का वर्चस्व है। मतलब हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ा था कि जो मुस्लिम हैं वो 2 विचारधाराओं में बढ़ गए थे, शिया और सुन्नी में, ठीक है ना। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में था कि खाड़ी के लगभग सभी देश तेल का उत्पादन करते हैं के, और इसी कारण उनकी अर्थव्यवस्था तेल के कारण सुदृढ़ है, परंतु भारत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति भी मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर है, जिनमें ईरान सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बार तो आपको ये समझना चाहिए कि खाड़ी देश से मतलब क्या है। खाड़ी देश से मतलब है ईरान, इराक की साइड के जो भी देश है, और खुद ईरान और जो इराक है वो खाड़ी देशों में आते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारी विदेश नीति जो होती है, पहले तो वो कह रहा है कि आतंकवाद से प्रभावित होती है, और अब कह रहा है कि खाड़ी देशों में जो तेल का उत्पादन जो होता है ना, उससे भी हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। अब मैं आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी टॉपिक है कि कैसे हमारी विदेश नीति तेल से प्रभावित हो सकती है, यानी पेट्रोलियम से प्रभावित हो सकती है।
आगे पढ़ेंगे आप, आगे 168 पेज नंबर पर आप देखेंगे। उसके बाद में वो बोल रहा है कि भारत के आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण हैं, किंतु अमेरिका व ईरान के आपसी संबंधों की कड़वाहट से भारत के संबंध भी प्रभावित हुए हैं। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है। किसके बारे में बोल रहा है ये? पहले तो आपको समझना चाहिए कि ईरान और भारत के आपसी संबंध क्या है? अच्छे संबंध है, किंतु अमेरिका और ईरान के आपसी संबंधों की कड़वाहट के कारण भारत के संबंध भी प्रभावित हुए हैं। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है। एक तो तेल से हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है, और जब ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध है तो अमेरिका की ईरान से लड़ाई हो गई, उससे हमारे विदेश नीति प्रभावित होती है। तो दिमाग लगाने का टॉपिक ये है कि लड़े अमेरिका और ईरान और विदेश नीति हुई हमारी प्रभावित। तो पहले ये कारण समझते हैं कि ईरान और अमेरिका क्यों लड़े, कहानी तब आपके मैटर समझ में आएगा कि किस तरह से विदेश नीति चलती है। इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तेल से हमारी विदेश नीति किस तरह से प्रभावित होती है, और ईरान और अमेरिका अगर लड़ता है तो फिर हमारी विदेश नीति पर उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये होता है पॉइंट टॉपिक समझने का, ठीक है ना। समझाता हूँ मैं आगे आपको। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उसे आप गौर से समझना और ये कोरिलेट करने की कोशिश करना कि हमें जो स्टडी का जो तरीका होता है पढ़ाई का, किस तरह से कोरिलेट करना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं भारत की विदेश नीति पार्ट, ठीक है ना। उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े कि भाई आज़ादी के भारत ने कुछ इस तरह से विदेश नीति अपनाई, ठीक है ना। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स थे कि भाई शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध किया, रंगभेद का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन दिया भारत ने, पंचशील के सिद्धांत पर आधारित रही भारत की नीति, ठीक है। उसके बाद में गुटनिरपेक्षता को अपनाया भारत ने। फिर हम जब पाठ में आगे चलते हैं तो एक टॉपिक आता है भारत व मध्य पूर्व की विदेश नीति। तो जब मध्य पूर्व की जब विदेश नीति की हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक टॉपिक निकल कर आता है कि आतंकवाद से भी भारत की नीति प्रभावित होती है विदेश नीति, और तेल से भी प्रभावित होती है खाड़ी देशों के माध्यम से। अब उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पैराग्राफ में ये बोल रहा है 167 पेज नंबर पे और 168 पेज नंबर के शुरू में ये बोल रहा है कि भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया है, और अमेरिका और ईरान के लड़ाई होने की वजह से भारत की विदेश नीति भी प्रभावित होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि खाड़ी देश कहाँ पर है। आप मोबाइल की स्क्रीन के बिल्कुल बीच में देखेंगे, वहाँ मैं आपको स्क्रीन जूम करके ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। खाड़ी देश है, यहाँ पर आपको ईरान दिखाई दे रहा होगा, ईरान दिखाई दे रहा होगा, और इराक दिखाई दे रहा होगा। पहले आप भारत देखिए, उसके बाद में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है। तो ये ईरान, इराक है, तुर्की वाला जो देश है, ये सब खाड़ी देश है, ठीक है ना। ये खाड़ी देश आप मैप से देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में स्क्रीन के बिल्कुल बीच में देखेंगे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीन कलर में। अब मैं आपको इनकी कहानी बता रहा हूँ कि कैसे विदेश नीति प्रभावित होती है। आप नोट भी कर सकते हो या समझ सकते हो, अगर नोट नहीं करना चाहते हो तो 1 मिनट। अब मैं आपको समझाता हूँ कहानी इसके पीछे की। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और देशों के बीच में शीत युद्ध चलने लग गया। अब शीत युद्ध का सीधा सा मतलब ये था कि विश्व में रूस तो चाह रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं, और जो अमेरिका था वो चाह रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं, ठीक है ना। अब क्या, साम्यवादी जो रूस था उसका पतन हो गया, विभाजन हो गया, और वो शक्ति में काफ़ी क्षीण हो गया था, कमज़ोर पड़ गया था। आगे जब धीरे धीरे समय का विस्तार बढ़ा तो ब्रिटेन और अमेरिका एक प्रकार से महाशक्ति के रूप में थे। अब जो तेल और जो पेट्रोलियम की कहानी है ना, वहाँ यहाँ से शुरू होती है कि उस टाइम वर्ल्ड में हुआ क्या कि जो देशों की विदेश नीतियाँ है ना, वो युद्धों आधारित नहीं होकर पैसे के आधार पर आधारित हो गई। पैसे का मतलब ये है कि उद्योग धंधे चालू हो गए, ट्रेनें चल गई, और कल कारखाने चालू हो गए, और
मोटर वाहन, यातायात और मिसाइल बनने लग गई, एरोप्लेन उड़ने लग गए, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ का विकास हुआ। अब इस टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी? ईंधन की ज़रूरत थी, यानी कि तेल की ज़रूरत थी। बिना तेल कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, ट्रेन से लेकर एक छोटी सी कार तक कुछ नहीं चलेगी। तो वर्ल्ड में जिसके पास तेल था ना, पेट्रोलियम था ना, वो अपना सिक्का चला सकता था। तो उस टाइम ईरान और इराक जो खाड़ी देश है उसमें तेल का सबसे पहले पता चला कि यहाँ पर तेल है। चूँकि ईरान और इराक उस टाइम है ना जो सर्वशक्तिमान नहीं थे, इनके पास तेल तो था लेकिन तेल को ज़मीन से निकालने और समुद्र से निकालने की मशीनें नहीं थी। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना माइंड लगाया, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना माइंड लगाया कि हम अगर चाहे तो इनको मशीनें देंगे, और मशीनें देंगे तो हम तेल तो इनका रहेगा लेकिन एक अधिकार अपना रहेगा और ताकतवर बन जाएंगे। तो अमेरिका ने भी अपनी कुछ कंपनियां लगा दी ईरान में, और ब्रिटेन ने भी अपनी कुछ कंपनियां लगा दी ईरान में। अमेरिका ने एक कंपनी लगाई आरामको के नाम से, ठीक है ना, और ब्रिटेन ने भी कुछ कंपनियां लगा दी ईरान में। अब धीरे धीरे ये कंपनियां क्या करने लग गई, मतलब इस चीज़ को आपको टिपिकल नहीं समझना है, नॉर्मली समझना है। स्क्रीन को मैं जूम कर रहा हूँ, ईरान की बात मैं कर रहा हूँ। ईरान और इराक के पास में अमेरिका ने भी कंपनियां लगा दी तेल शोधन की, और ब्रिटेन ने भी कंपनियां लगा दी तेल शोधन की। अब दोनों कंपनियां ही तेल शोधन कर रही थी। अब होता क्या था, 100 रुपये का जैसे तेल निकला ना, तो 10 रुपये पकड़ाए ईरान इराक को, और 90 रुपये ये ब्रिटेन और अमेरिका रखने लग गए। अब ये बात अरब देश क्या है, जो ये खाड़ी देश थे वो धीरे धीरे समझ गए कि यार तेल तो अपना, संसाधन तो अपना, और मज़े ले रहे कौन? ब्रिटेन और अमेरिका। जब ये चीज़ समझ गए वो, तो 1953 यानी कि 1953 में क्या हुआ, ईरान में है ना जो एक सरकार थी मोसाद्दी की सरकार, ईरान का वहाँ पर राज प्रमुख था मोसाद्दी नाम से। तो इसने क्या कर दिया, जो लंदन की जो कंपनी थी ना, ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईरान में, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है, उन्होंने कह दिया कि ये कंपनी सरकार की होगी, ना कि ब्रिटेन की। अब हम चाहेंगे ना उस हिसाब से मुनाफा लेंगे, हम चाहेंगे 10 रुपये लाभ नहीं लेंगे 100 में से, हम जितना चाहेंगे ना उतना लेंगे, क्योंकि तेल हमारा है, ठीक है ना। अभी उस टाइम हुआ क्या कि अमेरिका को ऐसे लगा कि यार अगर मान लो ब्रिटेन की कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ना, तो अपना भी राष्ट्रीयकरण हो सकता है, और अगर अपना राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो अपना जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो कम हो जाएगा, और लाभ अगर हमारा कम हो जाएगा तो तेल पर हमारा एकाधिकार खत्म हो जाएगा। और उस टाइम विश्व में सबसे ज़्यादा किसकी मांग थी? तेल की मांग थी। तो अमेरिका महाशक्ति में पिछड़ जाएगा। तो उसने अपनी विदेश नीति क्या लगाई, उसने क्या किया, जो मोसाद्दे की जो सरकार थी ना, जो वहाँ का राजा था, कहाँ का? ईरान का, उसकी सरकार को गिरा दिया 1953 में, 1953 में। और अमेरिका ने क्या किया, एक राजा साहब पहलवी नाम से बंदा था, व्यक्ति था, उसको उठाया और उसकी सरकार बना दी, उसको राजा बना दिया। कहाँ पर? ईरान में राज प्रमुख बना दिया वहाँ पर। अब ये अमेरिका ने बनाया था राज प्रमुख उसको, तो जो राजा साहब पहलवी था वो अमेरिका का पिट्ठू ही तो रहा ना, यानी कि अमेरिका की बात मानता था। लेकिन अमेरिका का पिट्ठू होने की वजह से इसको ईरान में क्या इज्जत नहीं मिली, और ईरान में इसका थोड़ा बहुत विरोध होता था कि ये अमेरिका का चापलूस है, ये अपने देश का नहीं है। अब उस टाइम एक बंदा और था, आयतुल्लाह खुमैनी, जो कहीं बाहर विदेश में था वो ईरान का लेकिन रह रहा था विदेश में। उसको ये बात पता चले कि ईरान में अभी अमेरिका ऐसे इस तरह से राजा साहब पहलवी के नेतृत्व में अपनी सरकार बना रखी है और अपना तेल शोधन कर रहा है। तो उसने बड़ा माइंड लगाया, वो आया ईरान, और ईरान के मुस्लिम लोगों से उसने कहा कि देखो अमेरिका तो तेल शोषण कर रहा है और राजा साहब पहलवी को यहाँ बिठा रखा है, लेकिन वो अपना लाभ नहीं हो रहा, लाभ इसका अमेरिका में हो रहा है। तो इससे लोग भड़क गए, लोगों को खुमैनी की बात मतलब पसंद आई। उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है यार, अपना मतलब अपना देश है तो अपना ही तेल होना चाहिए ना, पेट्रोलियम अपना ही होना चाहिए ना। तो उन्होंने 1979 में यानी कि 1989 में ना जो क्रांति छेड़ दी। कहाँ के लोगों ने? ईरान के लोगों ने। जो वहाँ का ईरान का ही राजा था ना, राजा साहब पहलवी, जो अमेरिका ने बना रखा था, उसके खिलाफ क्रांति छेड़ दी और पूरे ईरान पर कब्जा कर लिया उन्होंने। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने क्रांति तो छेड़ी, जो छेड़ी क्रांतिकारी थे ना आयतुल्लाह खोमेनी के,
उन्होंने ईरान के अंतर्गत जो अमेरिका का जो दूतावास था ना, जहाँ अमेरिका के अधिकारी बैठते थे, वहाँ पर हमला कर दिया और 66 लोगों को मार दिया वहाँ पर। तो आप सोचो कि वर्ल्ड में वो कितनी बड़ी बात थी कि अमेरिका के 66 लोगों को मार दिया। क्योंकि अमेरिका इतना ताकतवर देश है आज भी और पहले भी, उसके एक भी बंदे को विदेश में मारना कितना भारी पड़ सकता है उस बंदे को। तो अमेरिका तब से ही ईरान से क्या है, दुश्मन बना हुआ है। जैसे भारत और पाकिस्तान की आतंकवाद के ऊपर दुश्मनी है, वैसे ही अमेरिका और ईरान की तब से दुश्मनी है जब ईरान ने अमेरिका के 66 लोग मारे। ये कब की बात थी? 1989 की बात थी। अब ये मुद्दा हम क्यों पढ़ रहे हैं किताब में? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, अभी पिछली साल जनवरी में क्या हुआ, ट्रंप की सरकार थी कहाँ पर, अमेरिका में। तो वहाँ पर ट्रंप ने क्या किया, उसको पहले ईरान तो दुश्मन था ही, तो ईरान का एक रिवोल्यूशनरी गार्ड था, बहुत ही शक्तिशाली कमांडर था ईरान का, उसका नाम था जनरल कासिम सुलेमानी। अब जनरल कासिम जो सुलेमानी है ना, उसको अमेरिका ने अपने ड्रोन विमान से ख़त्म कर दिया। वो इराक के लिए जा रहा था ईरान से और गाड़ी से उतरा ही था, और उन्होंने एक ऐसा हमला किया अमेरिका ने, उससे ख़त्म कर दिया। यानी वो ईरान का इतना मेन व्यक्ति था, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये दुश्मनी वापस से क्या हो गई, ताज़ा हो गई। अब इससे हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या मतलब है इससे? हमारा मतलब इसलिए है कि भैया भारत जो तेल खरीदता है ना, पेट्रोलियम जितना भी, क्योंकि भारत में तो पेट्रोल है नहीं, और भारत जितना भी पेट्रोल खरीदता है ना, वो ईरान से खरीदता है ज़्यादातर। और ईरान से खरीदने के कारण भारत ने अरबों करोड़ों रुपए का एक बंदरगाह बनाया है ईरान के अंतर्गत, चाबहार नाम से बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह बनाया है, तो भारत ने बहुत अरबों रुपए का वहाँ पर निवेश किया है। तो चूंकि अमेरिका और ईरान क्या है, बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गए हैं ना, तो भारत के संबंध ईरान के साथ भी बढ़िया है तो अमेरिका के साथ भी बढ़िया है। अब भारत ईरान के साथ संबंध बढ़ाता है ना, तो अमेरिका नाराज़ होता है, और अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाता है तो ईरान नाराज़ होता है। इसलिए जो भारत की विदेश नीति है ना, उसमें बहुत बड़ी पेचीदगी आ गई है कि भाई किसके साथ ये सिस्टम बिठाया जाए, भाई अमेरिका को राज़ी रखा जाए या ईरान को राज़ी रखा जाए। मैं आपको मैप के माध्यम से और बताता हूँ आगे, मतलब आप अब और ढंग से समझ जाएंगे। ये तो रहा भारत अपना, ठीक है ना, और उसके पास में ये रहा ईरान, और ये रहा इराक, और इराक में है चाबहार बंदरगाह, और ये रहा आपका अमेरिका, ठीक है ना। अब भारत के संबंध ईरान से भी बढ़िया है, तो भारत के संबंध अमेरिका से भी बढ़िया है। लेकिन अमेरिका और ईरान में दुश्मनी होने की वजह से हमारा जो चाबहार जो बंदरगाह है ना, उसका महत्व कम हो गया है। तो हम ईरान से दोस्ती बनाते हैं तो अमेरिका नाराज़ हो जाए, और अमेरिका से दोस्ती बनाते हैं तो ईरान नाराज़ हो जाए। अब ये माइंड की बात है कि विदेश नीति हम किस तरह से आगे लागू करेंगे, हमारे जो जो वहाँ माइंडेड बंदे बैठे हुए हैं किस तरह से। तो ये चीज़ तब लागू होगी जब उनको विदेश नीति का क्या होगा, ज्ञान होगा। तो मैंने जो आज आपको जो क्वेश्चन दिया था ना, भारत और मिडिल ईस्ट की नीति में भारत की नीति को विस्तार से स्पष्ट करो, उसका आंसर यही है कि भारत का जो चाबहार वहाँ पर बंदरगाह है, किस तरह से अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है और किस बात पे लड़ाई है, और किस तरह से भारत और अमेरिका और ईरान के बीच में जो संबंध है वो थोड़े से तनावपूर्ण से हो गए हैं विदेश नीति के मामले में। तो ये इसका आंसर था। आ गई ना कहानी बात समझ में? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग माय क्लास।